हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 7 करेंगे और इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाता है। हर वो बात जो ज़रूरी है हमने सारी कवर की है, कुछ छोड़ा नहीं है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम बात करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में। ओके, तो जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन को ट्रिगर करती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, और साथ ही साथ में जॉब सेटिस्फैक्शन का बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या रेलेवेंस है, इसकी भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी हैं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन, देखो जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, सरल सी भाषा है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप बैंक में जॉब करते हैं, सवाल ये है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। अगर आंसर है हाँ तो जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, अगर आंसर है नहीं तो नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि शायद जो है 99% जो है लोग ऐसे होंगे जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री की स्थिति अभी मौके पर अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, मौके पर अच्छी स्थिति नहीं है। मेरे एक सर थे, वो बताया करते थे कि ऐसा नहीं है कि बैंकों की स्थिति अभी ऐसी ख़राब है, ठीक है। 1970 या 80 के दशक में भी ऐसी प्रॉब्लम थी जब बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ख़राब दौर से गुजर रही थी। उस समय बोला जाता था कि अगर रात के 2 बजे कुत्ता भौंक रहा तो आप समझ लीजिए कि बैंक का कोई ना कोई एम्प्लॉय ही अपने घर जा रहा होगा, ये स्थिति थी। आप एलएफसी लेते हैं, ध्यान करिए, एलएफसी, ठीक है, एलएफसी आपको मिलती है। पता है एलएफसी आपको क्यों मिलती है? पहले एलएफसी जब बैंकिंग इंडस्ट्री हुई थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में होता, तब एलएफसी नहीं होती थी। जब बैंकों के एम्प्लॉइयों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़े, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उनको कहा गया कि हर एक बैंक एम्प्लॉय को एलएफसी ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि हर 2 साल में उसे 15 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अभी तो क्या है कि हम इसे इनकैश करवा लेते हैं, हम लोग छुट्टियां नहीं लेते हैं, नहीं दी जाती हैं या नहीं ले पाते, दोनों परिस्थितियां हैं। लेकिन असली जो तरीका है वो यही है कि हर 2 साल में आपको 15 दिन की कायदे की छुट्टी मिलेगी, जिसका चार्ज बैंक बेयर करेगा, या पूरे 4 साल में, है ना। जो भी हो एलएफसी की क्या गाइडलाइन वो आप देख लीजिए। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग आज ही वर्ष नहीं है, इसके पहले भी वर्ष रही थी। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आपको एलएफसी का प्रोविज़न करके दिया। अब आप सोचिए मतलब क्या स्थिति रही होगी कि एलएफसी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ गया, भैया इनको आराम दे दो यार, ये मर जाएगा तू गली वाला जो डायलॉग है, बचेगा नहीं मर जाएगा तू, ये वाली स्थिति एक दौर में थी, ठीक है। अभी करंट टाइम पे लगभग फिर से वही परिस्थितियां आ गई हैं। एक सरकारी जॉब का टैग ना हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा बाकी कुछ बचा हुआ है। प्राइवेट भी शायद इस प्राइवेट इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं हो सकता है इससे ज़्यादा सुखी होगी, जो हालात बन गए हैं अभी मौके पर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब सेटिस्फैक्शन, और मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं इस पूरी त्रासदी के लिए। आपको लग रहा होगा कि सर क्या बकवास कर रहे हो, हम क्यों जिम्मेदार हैं? देखो मैं समझाता हूँ। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है, मान लो वहाँ 4 टीचर हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक टीचर गया अपनी भैंस बांधने, दूसरा टीचर जो है, तब तक वो दूसरा टीचर पूरा स्कूल संभालता है, अगर जांच ना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टीचर अगले दिन चला गया अपना खेत सींचने, ठीक है। अब ये 3 संभाल रहे हैं, ठीक है। तो सब भाईचारे में अपना काम चला लेते हैं, कोई किसी की शिकायत नहीं करता और किसी के ना रहने पर भी उनकी वो पूरी फंक्शनिंग चलती है। आप एक बार सोच कर देखिए, क्या ये बैंक में संभव है? इस बात का जवाब दीजिए कि आप 4 लोग काम करते हैं बैंक में, एक बंदा चला जाए 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए अपना कुछ काम निपटाने और फिर लौटे, क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरे ख्याल से हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे वजह भी है कि वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। टीचर को क्या है, पढ़ाया तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई मेजरमेंट नहीं। हमारा क्या है, कस्टमर ही खड़े रहेंगे, पता चला कि कैशियर गायब है, 400 लोगों की लाइन लगी हुई, अगले दिन जो है न्यूज़ में आ जाएगा। तो थोड़ी प्रॉब्लम वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, मतलब ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की जिम्मेदारी ही है, ठीक है। जब आपका सुपीरियर आपको डांटता है, उसके नीचे ये क्या है कि पूरी चेन चली हुई है, मतलब हर कोई किसी को परेशान करने में लगा हुआ है। देखो, आप अपने बच्चे से ये कह दो, थोड़ा सा समय वेस्ट हो रहा है लेकिन समझो, आप अपने बच्चे से कह दो भैया देखो ऐसा है कि 99% चाहिए, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है आपका बच्चा कितना कैपेबल है, आपको पता है कि वो 70% से लेकर के और 80% के बीच में कहीं ला सकता है, लेकिन आपने उसको दे दिया ना भैया 99 से नीचे बर्दाश्त नहीं होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, 99% लाना है, इस वजह से वो इतना स्ट्रेस में आएगा। जितना पढ़ना चाहिए जल्दी जल्दी पढ़ो, खूब बार पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो, सो नहीं, आराम मत करो, बस पढ़े रहो, क्योंकि 99% लाना है, ठीक है। पता चला सब मेहनत करके भी आया कितना बेचारे का, किसी भी तरह से वो
65% ले आ पाया। अब 65 कैसे आ गया? 70 से 80 आना चाहिए था। अरे भाई तुमने फ्रस्ट्रेट कर दिया उसको, तंग बुला दिया एकदम, मतलब तो तंग कर दिया कि उसको समय ही नहीं है यार कि कब सोएं कब जागें। जब मेंटल बैलेंस बिगड़ गया तो ऑब्वियसली एग्जाम में बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, जो लिखना चाहिए तो वो नहीं लिखा। आप सोचो कि आपका कल एग्जाम है, आज आप रात भर जगो अच्छे से। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज पता चलेगा कि जो अच्छा लिख सकते तो वो भी नहीं लिख सकते आप अगले दिन, क्योंकि रात भर आप सोए नहीं है सुकून से। अच्छी नींद जरूरी होती है, वो फैक्टर यहाँ काम कर गया। 65% आ गए। अब सोचो उसी जगह पर आपने इस बच्चे को परेशान ना किया होता, आप बस ये बोलते कि ठीक है जो बेस्ट तुम्हारा रिजल्ट है वो कोशिश करना, 60 भी आए तो भी हमको चलेगा, हमको भी पता है हमारे परसेंटेज का हमने क्या किया, तुम भी क्या करोगे, छोड़ दो। अगर आप बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे तो अब वो क्या है, अब वो रिलैक्स है, आराम से काम कर रहा है, आराम से पढ़ रहा है, ठीक है, और मन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी भी तरीके का बर्डन उसके ऊपर नहीं है, और उसने अच्छी मेहनत की और अपने हिसाब से चला, पता चला कि उसके 85% भी आ गए। इट इज़ पॉसिबल, है ना। कहना मैं क्या चाहता हूँ, आपके जो सर्कल हेड हैं वो यही वाला उल्लूपंथी किया करते हैं, बोलते हैं कि 90 करोड़ लाना है तुमको, जो है इस बार 30 करोड़ की जो है आपकी एडवांसेस है, 90 करोड़ करके दो इसे। पॉसिबल है भाई, 8 बरस से ये ब्रांच चल रही है, अब तक 30 करोड़ हुआ है। मैं मैनेजर बना, 1 साल का समय मिला, मैं इसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दूं, समझिए आप मेरी बात को, ठीक है। लेकिन वो बोल देते ना इसको 90 करोड़ करके दोगे तुम, वरना मैं देख लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ, ठीक है। हमने भी सुना इस कान से, अब ये टेंशन लेकर 90 करोड़ वाली लेकर बैठेंगे तो घर में खाना भी नहीं खाया जाएगा, तो हमने वो टेंशन छोड़ दी। 30 करोड़ से बहुत मुश्किल हुआ तो 32-35 करोड़ हमने पहुंचाया, भाड़ में जाए। क्यों? क्योंकि तुम डांटोगे भाई, देखो मैं 35 कर दूं, मैं 75 करोड़ कर दूं, तुमने डांटना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड ही 90 करोड़ का सेट है। तो मुझे जब अप्रिसिएशन कहीं मिलनी नहीं है, जब मुझे रोज ही डांट खानी है, रोज ही बेइज्जत होना है, तो लेट इट बी। हम मतलब वो बोलते नहीं, बेशर्म हो जाते हैं, वही हो जाता है। और हम कभी भी जो है एक अच्छा टारगेट नहीं अचीव कर पाते। मेरा हिसाब ये रहेगा, वो टारगेट दो जो फिजिबल हो, जो प्रैक्टिकल हो। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति भी आराम में रहेगा। अगर इसकी 30 करोड़ की ब्रांच है, तुम इसको 40 करोड़ बोल दो यार कि चलो 40 करोड़ का प्रयास करो, ठीक है। अब वो बंदा कोशिश करके किसी भी तरह से 36 से 38 करोड़ रुपए तक ले करके आएगा, और कम से कम इस पर भी उसे अप्रिसिएट कर दो, तब थोड़ा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन वही है ना कि अभी इनको 90 करोड़ कहा है, जैसे इन्होंने इनको 90 करोड़ कहा है, इनके जो बॉस हैं, जो जोनल हेड हैं, उनको पता है कि ये सर्कल पिछले जो है 28 वर्षों से चल रहा है, 1100 करोड़ के क्रेडिट पर है। उनको बोल दिया तुम 7200 करोड़ करके दो। सर्कल 28 वर्षों में 1100 करोड़ का क्रेडिट कर पाया है, लोन कर पाया है। 72 करोड़ 100 करोड़ का टारगेट आपको दे दिया, कौन करेगा यार? पागल हो क्या? लिटरली यही मन करता है बोलने का, पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है। जो काम 28 वर्षों में नहीं हो पाया वो मैं 1 साल में 7200 करोड़ कर दूंगा? भैया एक ही तरीका है कि चलो वर्ल्ड बैंक लूट के लाके तुम्हारे यहाँ रख देते हैं, है ना। यही वजह है कि हम सब के सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया स्टैंडर्ड सेट कर दो। दिन में पता है कि अटल पेंशन योजना का एक खाता खोलना मुश्किल है, एक खाता खोलना मुश्किल है। सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस को आप 100 अकाउंट की कमिटमेंट देते हैं रोज, कैसे होगा? अब ना वो सुखी से बैठे हैं, ना हम सुखी से बैठे हैं, बस लगे हुए हैं सब, मतलब पूरा सिस्टम ही खराब करके बैठे हुए हैं हम। इसी जगह पर यार गो इजी ना, जो अचीव हो जाए बेहतर है। आप सोचो, मैं एक चीज़ और है पता है, देखो 5 लाख एम्प्लॉय टीसीएस में काम करते हैं, ठीक है। उनका पता है क्वार्टरली प्रॉफिट कितना होता है? 4800 करोड़ रुपए का। कितना? 4800 करोड़ रुपए का। उसी जगह पर एक क्वार्टर का बता रहा हूं मैं, इस हिसाब से ये कितना हो गया साल का? 20,000 करोड़ रुपए। कितना हो गया? 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है टीसीएस 5 लाख एम्प्लॉय से। मान लीजिए कोई बैंक है उसमें 1 लाख एम्प्लॉय हैं, उसका पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 320 करोड़ रुपए। 1 लाख एम्प्लॉय अपनी जिंदगी गर्दा कर दिए हैं, ना सुकून है ना चैन है। इसी में से 1 लाख में से एक आधे % ने सुसाइड भी कर लिया। प्रॉफिट क्या आया भाई? 120 करोड़ रुपए। इतना मर के पहुंचे कहां? इतनी जान दे दी पर पहुंचे कहां? 320 करोड़ रुपए। सीरियसली भैया, जितना इसका एक क्वार्टर का है उसका 10% भी नहीं अचीव कर पाए हो। कहां गड़बड़ हो रही है, कहां परेशानी है, समझो ना। आखिर क्या हो गया? क्यों टीसीएस और ऐसी कंपनियां 4800 करोड़ 3 महीने में कमा ले रही हैं, और क्यों हम 1 लाख लोग लग करके भी 300 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाने में भी हमारी लंका दहन हुई जा रही है? कहीं तो प्रॉब्लम है भाई,
इतनी बड़ी मशीनरी लगा करके भी अगर इतना कम प्रॉफिट ला रहे हैं और उसमें भी हम सुखी नहीं हैं, ये सबसे खास बात है कि कुल प्रॉफिट 320 करोड़ का है, उसके बावजूद हम में से कोई हैप्पी नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि अरे सर बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, कोई नहीं बोलता यार, कभी नहीं बोलता। फ्रस्ट्रेटेड हैं हर कोई। सैटरडे संडे भी, मैं बोलता हूँ 5 डेज बैंकिंग, मुझे तो संडे भी टेस्ट नहीं आता है कि संडे का टेस्ट आ जाए आपको। 5 डेज बैंकिंग करवा लीजिए, सैटरडे संडे रिकवरी पर ही बैठे रहेंगे, लोक अदालत लगी होगी, क्या टेस्ट करेंगे जो है छुट्टी का। आप 5 डेज बैंकिंग क्या है भाई? किस्मत अच्छी है, कोई अच्छी ब्रांच है, या आपकी पोस्टिंग ऐसी है जिसमें प्रभु ने आप पर कृपा कर रखी है, अदरवाइज वह बैंकिंग में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है और काम की चीज़ें कम हैं। ठीक है, चलो खैर ये सुधरेगा नहीं, है ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर हम सपना लिए बैठे रहेंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे, तो परेशानी तो होगी ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो उसी क्रम में मेहनत की जा रही। चलिए बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो गया है सॉरी। जॉब सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रहा था। चलिए जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है जो कि बात आई ऐसी कि जॉब सेटिस्फैक्शन है नहीं, इसलिए जो है कहीं ना कहीं मन का गुब्बार शायद हमारे से निकल गया और शायद आपके भी मन में ये बातें होंगी। जॉब सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ टुडेज मैनेजर्स व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग देयर एम्प्लॉयज। एक्चुअली मैंने TCS में भी काम किया हुआ है, ठीक है, और मैंने PNB में भी वर्क करा हुआ है, तो मुझे दोनों के कल्चर का बिल्कुल आइडिया है। TCS में इतना वर्कलोड नहीं होता यार, जितना मैं अकेले एक आदमी जितना काम बैंक में कर देता है उतना 10 आदमी मिलकर के TCS में काम नहीं करते हैं उतने समय में। विश्वास कीजिए, जितना दिन भर में आप काम कर देते हो ना एक एम्प्लॉय बैंक का, उसका उतना काम 10 आदमी भी नहीं मिल करके करते हैं। हाँ बस ये है कि हमारा काम क्या है, थोड़ा सा लेबर टाइप का वर्क है, मतलब KYC अपडेट करनी है, अब 400 अकाउंट ले लिए KYC अपडेट कर रहे हैं, वहाँ लेबर वर्क नहीं होता, वहाँ आपको दिमाग लड़ाना पड़ता है, आपको लॉजिक लड़ाना पड़ता है। वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे ये होगा, आपके सामने चैलेंजेज होंगे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ चैलेंज नहीं है, यहाँ पर क्या है, सारे कस्टमर को बुलाओ और उनसे साइन करवाओ, सबसे 600 पेज हैं, साइन करवाओ, या खुद बैठ के साइन करो, प्रिंट आउट निकाल लो, साइन करो, करते रहो। लेबोरियस वर्क है, ठीक है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया है आज के मैनेजर्स के लिए। जब उनके एम्प्लॉय को मैनेज करने की बात आती है, अपने एम्प्लॉय को आप मैनेज करना चाहते हैं तो जॉब का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स एरिया है। मैनी स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन द मोटिवेशन ऑफ द वर्क, while the level of motivation has an important impact on productivity and hence also performance of the business organization। तो ये बोल रहे हैं कि स्टडी बताती है कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है उसका प्रभाव जो है आपके मोटिवेशन पर पड़ता है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से तो आप हाईली मोटिवेटेड होंगे, और अगर आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं तो आप अच्छी प्रोडक्टिविटी भी देते हैं, अच्छा प्रोडक्शन निकाल करके देते हैं। अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे तो भाई सीधी सी बात है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी निकलेगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, ऐसा है अनफॉर्चुनेटली जॉब सेटिस्फैक्शन हैज नॉट रिसीव्ड एनी प्रॉपर अटेंशन नाइदर फ्रॉम स्कॉलर्स नॉर मैनेजर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन को जितना वैल्यू मिलनी चाहिए उतनी वैल्यू नहीं मिली है, चाहे वो पढ़ाई करने वाले लोग हों, रिसर्च करने वाले लोग हों, और चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हों। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेस्ट चैलेंज विच द ऑर्गेनाइजेशन आर फेसिंग इज रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉय। आज के समय में टैलेंटेड एम्प्लॉय को रोक करके रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। जिसके अंदर टैलेंट है वो रुकेगा आपके पास नहीं। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स वर्कर मीन्स अ वर्क फोर्स दैट इज मोटिवेटेड कमिटेड टू हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन जो है मतलब होता है ऐसी वर्कफोर्स जो कि मोटिवेटेड है और जो है हाई क्वालिटी की परफॉर्मेंस के लिए कमिटेड है। ओके, तो अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है एक ऐसी वर्कफोर्स जो कि हाईली मोटिवेटेड है और हाई परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, उसे हम बोलेंगे कि हमारी जॉब मतलब हमारे एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन रखते हैं। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन कैन बी एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हाउ एम्प्लॉय फील अबाउट देयर जॉब्स, अ प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क सच एज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, एब्सेंटीज्म एंड जॉब विड्रॉल। तो बोल रहे हैं कि अगर जॉब सेटिस्फैक्शन को देखा जाए तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये बताने के लिए एम्प्लॉय अपनी जॉब के बारे में कैसा फील करते हैं। जैसा आप अगर अपनी जॉब के बारे में अच्छा फील करेंगे तो आप जॉब से सेटिस्फाइड हैं। ओके, और ये भी बताता है कि एम्प्लॉय का
ऑर्गेनाइजेशन में सिटीजनशिप रहेगी, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देर तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, अब्सेंट रहेगा नहीं रहेगा, या नौकरी से रिजाइन ही कर देगा, कहीं और ज्वाइन कर लेगा, विड्रॉल कर देगा। ये चीज़ का इंडिकेटर भी होता है, प्रिडिक्ट करने में भी काम आता है क्या, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अगर जॉब सेटिस्फाइड है तो वो वहीं रहेगा, नहीं तो चेंज करेगा। वन ऑफ द कॉमन रिसर्च फाइंडिंग इज दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज को रिलेटेड विद द लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो एक रिसर्च बताती है कि जॉब सेटिस्फैक्शन लाइफ सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। अगर आप ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हैं तो आप जो है जॉब में भी सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट अप्रोचेज बताई हुई हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। हम हॉपॉक को रीड करेंगे, HOPPOC के। ठीक है, हॉपॉक क्या कहते हैं, डिफाइन जॉब सेटिस्फैक्शन एज एनी कम्बिनेशन ऑफ psychological, physiological and environmental circumstances that causes a person truthfully to say I am satisfied with my job। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि I am satisfied with my job, किस वजह से कहेगा, क्योंकि सर्टन कम्बिनेशन है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे इन्वायरमेंटल, मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, पर्याप्त सैलरी मिल रही है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों के होने की वजह से आप अगर कह देते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन इज देयर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ऑल्दो जॉब सेटिस्फैक्शन इज अंडर द influence of many external factors, it remains something internal that has to do with the way how an employee feel। अब ये बोल रहे हैं कि वैसे तो जॉब सेटिस्फैक्शन आपका एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होता है, कई सारे ऐसे फैक्टर, बाहरी फैक्टर हैं जो आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है जॉब सेटिस्फैक्शन एक इंटरनल मैटर हो जाता है आपके लिए। ओके, और एम्प्लॉय कैसा फील करता है अंदर से, उसका एक मुद्दा हो जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर भी प्रभावित करते हैं, लेकिन इंटरनली भी कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आती है कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। जॉब सेटिस्फैक्शन इज रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ हाउ वेल देयर जॉब प्रोवाइड दोज थिंग्स दैट आर व्यूड एज इंपॉर्टेंट। जॉब सेटिस्फैक्शन रिजल्ट होता है, एम्प्लॉय को अगर ये लगता है कि उसको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो अगर उस अपनी जॉब से पा सकता है तो वो उस जॉब में सेटिस्फाइड महसूस करता है। जैसे मुझे जितनी सैलरी चाहिए, मेरी ज़रूरतें 1 लाख की हैं, मैं पाता 25,000 रुपये हूँ, तो मैं जॉब में सेटिस्फाइड कहाँ रहूँगा, वही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अगर मुझे प्रोवाइड हो पा रही हैं जॉब की वजह से, तो मैं जॉब में सेटिस्फैक्शन महसूस करूँगा। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। पहला, जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू द जॉब सिचुएशन। जॉब की सिचुएशन के हिसाब से जॉब सेटिस्फैक्शन एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। दूसरा, जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑफन डिटरमाइंड बाई हाउ वेल आउटकम मीट द आर एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। दूसरी चीज़ है कि जॉब सेटिस्फैक्शन ये बताता है कि हमने क्या उम्मीद की थी और हमें क्या मिला हुआ है, इससे भी जॉब सेटिस्फैक्शन डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। हाउ वेल आउटकम मीट्स आर एक्सीड एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहा है या एक्सीड कर पा रहा है, वो उससे भी डिटरमाइन होता है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन। तो पहला, जॉब सेटिस्फैक्शन एक इमोशनल रिस्पांस होता है जॉब की सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा, जॉब सेटिस्फैक्शन को डिटरमाइन किया जा सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन को, जो हमारी जरूरतें एक्सपेक्टेशन उसको मीट कर पाता है या एक्सीड कर पाता है, उससे भी जॉब सेटिस्फैक्शन डिसाइड होता है। तीसरा, जॉब सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट सेवरल रिलेटेड एटीट्यूड, बहुत सारे एटीट्यूड को मिला करके भी जॉब सेटिस्फैक्शन आपका डिसाइड होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड कॉन्सेप्ट होता है विच कैन मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। जॉब सेटिस्फैक्शन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, मल्टी फेस होते हैं, इसके कई चेहरे होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होता है। मतलब आपके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन दूसरी चीज़ है, दूसरे के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब दूसरी चीज़ हो जाती है, सबके लिए अलग अलग होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज यूजुअली लिंक विद द मोटिवेशन। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन लिंक है किसके साथ, मोटिवेशन के साथ में, बट द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप नॉट क्लियर। लेकिन नेचर नहीं पता है कि मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन होने से मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन होने से जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मोटिवेशन से लिंक है। सेटिस्फैक्शन इज नॉट सेम एज मोटिवेशन। ध्यान रखिएगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब में मोटिवेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन एक दूसरे के समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। ये बोलते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, मोर ऑफ अ एटीट्यूड है, इंटरनल स्टेट है। जॉब सेटिस्फैक्शन आपका एटीट्यूड है, इंटरनल है, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मैं जॉब में सेटिस्फाइड हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बी एसोसिएटेड विद द पर्सनल फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आइदर क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। जैसे मतलब आपको ये अंदर से फीलिंग आ रही है अचीवमेंट की, हाँ मैंने कुछ अच्छा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो ये आपका इंटरनल स्टेट की बात हो रही है, इंट्रिंसिक फीचर है, कुल मिलाकर के आपके अंदर से ही आता है क्या, जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, जॉब सेटिस्फैक्शन की।
ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन में हमने बताया कि ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया है मैनेजर्स के लिए। टैलेंटेड एम्प्लॉय को रोक करके रखना अपने आप में एक डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो मैंने स्टडीज़ बताती हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय है तो सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड है तो मोटिवेटेड रहेगा, अगर मोटिवेटेड रहेगा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा, और अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। लेकिन उतनी रिकग्निशन मिली नहीं है जॉब सेटिस्फैक्शन को अभी तक जितनी मिलनी चाहिए। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज है टैलेंटेड एम्प्लॉय को रोक करके रखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो है जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब ऐसी वर्कफोर्स जो कि मोटिवेटेड है और बेहतर रिजल्ट देने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये बताने के लिए कि जॉब के बारे में एम्प्लॉय कैसा फील करता है। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है व्यक्ति को तो अच्छा फील करेगा, नहीं सेटिस्फैक्शन है तो अच्छा नहीं फील करेगा। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन तक रुकेगा, अब्सेंट रहेगा, जॉब से रिजाइन करेगा, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंडिकेट हो जाती हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के आधार पर। ओके, कॉमन रिसर्च फाइंडिंग ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन जो है लाइफ सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइफ सेटिस्फैक्शन से। फिर डेफिनेशन की बात की, इसमें हमने हैपॉक को देखा। हैपॉक बोलते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन बताता है कि एक ऐसा कोई कम्बिनेशन लीजिए जिसमें आपकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल जो है कम्बिनेशन लीजिए। ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए जिससे कि जो एम्प्लॉय हो ये कह सके ट्रुथफुली, सच्चाई से कह सके कि हाँ मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब बॉस कह रहे हैं इसलिए जो है मैं बोल दो कि हाँ सही है, नहीं, आप बोलिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसके लिए अगर ऐसा इन्वायरमेंट बन पाता है तो हम कहेंगे कि हाँ आपकी जॉब सेटिस्फैक्ट्री है। वैसे तो और ये हैपॉक की अप्रोच के हिसाब से जॉब सेटिस्फैक्शन कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है इंटरनल मामला होता है, ठीक है। इंटरनल फीलिंग होती है कि हाउ दे फील अबाउट देयर जॉब। जॉब सेटिस्फैक्शन एक रिजल्ट होता है एम्प्लॉय के परसेप्शन के बारे में कि हाउ देयर जॉब प्रोवाइड दोज थिंग दैट आर इंपॉर्टेंट टू देम, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन उनको मतलब कहीं ना कहीं ये भी बताता है अगर जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो अगर आपको प्रोवाइड कर पाता है तो आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड रहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात की। पहला, जॉब सेटिस्फैक्शन इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जॉब सिचुएशन के लिए। जो जॉब की सिचुएशन है उसके हिसाब से इमोशनल आपका रिस्पॉन्स होता है। दूसरा, जॉब सेटिस्फैक्शन जो है डिटरमाइन किया जाता है कैसे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या उसको मीट कर पा रहा है या उसको एक्सीड कर रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहा है, एक्सपेक्टेशन मिल पा रही है, हो पा रही पूरी या नहीं, या उसको एक्सीड कर जा रहा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन सेवरल रिलेटेड एटीट्यूड से मिलकर के बना हुआ होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और ये मल्टी फेस वाला होता है। इस जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन यूजुअली मोटिवेशन से लिंक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि इनकी रिलेशनशिप कैसी है। सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन दोनों सेम नहीं होते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है एक एटीट्यूड है, इंटरनल स्टेट है। ओके, ट्रिगर्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन दिलवाती हैं? एक तरीके से ट्रिगर्स, क्या चीज़ें जॉब सेटिस्फैक्शन दिलवाती हैं एक तरीके से? तो बाई एंड लार्ज देयर आर 5 प्रीडोमिनेंट मॉडल्स। 5 मॉडल्स हैं जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट वजहों से हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे नीड फुलफिलमेंट, अगर कोई नौकरी आपकी है वो आपकी ज़रूरतों को पूरी कर पा रही है तो आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। अगर मेरी ज़रूरत 1 लाख खर्चे की है और मैं 1.5 लाख रुपए महीने पाता हूँ तो बिल्कुल मैं 100% उस जॉब में सेटिस्फाइड रहूँगा क्योंकि मेरी नीड फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। तो दीज मॉडल यानी नीड फुलफिलमेंट मॉडल प्रपोज दैट सेटिस्फैक्शन इज डिटरमाइंड बाई the extent to which the characteristics of job allow an individual to fulfill his or her need। तो ये मॉडल प्रपोज करता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे पता किया जाता है। तो ये बताता है कि इंडिविजुअल की जो ज़रूरतें हैं वो किस हद तक पूरी हो पा रही हैं, उसी से डिसाइड होता है कि हाँ हम जॉब के प्रति सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अनमेट नीड्स कैन अफेक्ट बोथ सेटिस्फैक्शन एंड जॉब विड्रॉल। अगर कोई नीड आपकी नहीं पूरी हो पा रही है तो वो आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को भी प्रभावित करेगी और साथ ही साथ में जॉब विड्रॉल के लिए भी असर डालती है, मतलब आप नौकरी से रिजाइन भी कर सकते हैं। एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन, अगर कोई नौकरी है जो आपकी उम्मीदों से भी आगे बढ़ जाती है तो भी आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन, दीज मॉडल प्रपोजेज दैट satisfaction is a result of met expectation, represent the difference between what an individual expect to receive from the job and what actually he or she receive, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन जो है रिजल्ट ऑफ मेट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के मीट करने की वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन होती है। उम्मीद क्या की थी व्यक्ति ने और उसे क्या एक्चुअली में रिसीव हुआ है। अगर वो जो उम्मीद की थी उसे एक्सीड कर गया, मैं 1 लाख सैलरी उम्मीद कर रहा था मुझे 1.25 लाख 1.5 लाख सैलरी मिल गई तो सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। दिस मॉडल प्रेडिक्ट दैट इंडिविजुअल विल बी सेटिस्फाइड व्हेन ही आर सी अटेन
आउटकम अबव एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो बोलते हैं कि व्यक्ति जो है सेटिस्फाइड तब महसूस करता है जब जो रिजल्ट है वो उसकी उम्मीद से आगे निकल जाए, तो वो सेटिस्फाइड महसूस करता है। वैल्यू अटेनमेंट, अगर आप किसी जॉब में हैं और वहाँ पर आपको वैल्यू दी जा रही है, आपका मतलब सिक्का चलता है, तो भी आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। तो वैल्यू अटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन रिजल्ट फ्रॉम द परसेप्शन दैट अ जॉब अलाउ फुलफिलमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट वर्क वैल्यू। आपको वर्क वैल्यू मिलती है, काम की वजह से आपकी पहचान होती है, आपकी रिकग्निशन होती है अगर, तो वहाँ पर भी आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो अगर इसमें मैनेजर चाहे तो क्या कर सकता है, मैनेजर कैन दस इन्हेंस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अगर आप एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चरिंग, ऐसा वर्क इन्वायरमेंट बना करके दीजिए ताकि जो है एम्प्लॉय वहाँ पर सेटिस्फाइड महसूस करे। उसके लिए क्या करेंगे, आप रिवार्ड दे सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं एम्प्लॉय को, उसकी वैल्यूज़ को भी बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, उसके बाद में ये बोलता है कि मतलब अगर जॉब में आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, दूसरा भी मेहनत कर रहा है, आपको भी उतने ही परफॉर्मेंस अप्रेजल में उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं जितना दूसरे को मिल रहा है, तो आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। तो इन दिस मॉडल सेटिस्फैक्शन इज अ फंक्शन ऑफ हाउ फेयरली एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज वर्क। कितना फेयरली एक किसी व्यक्ति को आप वर्क में ट्रीट करते हैं, उसी से उसका डिसाइड होता है सेटिस्फैक्शन का लेवल। डिस्पोजिशनल है ना, डिस्पोजिशनल और जेनेटिक कंपोनेंट। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए कोई कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीन में होता है कि आप सेटिस्फाइड रहोगे या नहीं रहोगे। कुछ लोग होते हैं जो शांति से नहीं बैठते हैं, कहा जाता है ना ये लोग शांति से बैठने वाले लोगों में से नहीं है, तुम इनको दुनिया का सारा सुख ला करके दे दो, फिर भी इन्होंने मेहनत और आगे बढ़ ही जाना, वही है। तो डिस्पोजिशनल जेनेटिक कंपोनेंट, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज पार्शली ए फंक्शन ऑफ बोथ पर्सनल ट्रेट एंड जेनेटिक फैक्टर। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पर्सनल ट्रेट आपका खुद का गुण भी होना चाहिए और जेनेटिक फैक्टर भी होता है, ठीक है। आपके जीन में ही है कि आपको शांति से बैठना पसंद नहीं है, ओके। इट इम्प्लाइज दैट स्टेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इंडिविजुअल का स्टेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है, उसके लिए इंडिविजुअल व्यक्ति का स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 5 चीज़ें हमने देखी जिनसे जो है ट्रिगर होती है आपकी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ट्रिगर्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन में हमने देखा कुल मिलाकर के 5 मॉडल हैं, 5 प्रीडोमिनेंट मॉडल हैं जो आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए डिफरेंट वजहों को बताते हैं। नीड फुलफिलमेंट, अगर आपकी नीड फुलफिल कर देती है, आपकी जो जॉब है वो आपकी ज़रूरतों को पूरे कर देती है, तो आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। अगर कोई नीड नहीं पूरी हो पाती है तो उसकी वजह से आप जो है सेटिस्फाइड नहीं महसूस करते हैं और आप जॉब से रिजाइन भी कर सकते हैं। एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन, आपने क्या उम्मीद की थी ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन ने आपको क्या दिया हुआ है, अगर जितना आपने मांगा था उससे ज़्यादा अगर आप पाते हैं तो आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल विल बी सेटिस्फाइड अगर जो रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है वो अबव एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद की थी उससे ज़्यादा हो। वैल्यू अटेनमेंट, अगर जो है आपके वर्क जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको वैल्यू दी जाती है, आपको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैनेजर चाहे तो ऐसा वर्क इन्वायरमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए बनाए ताकि वो सेटिस्फाइड महसूस करे, जिसमें वो उसको रिवार्ड दे सकता है, उसकी वैल्यूज वगैरह को बढ़ा सकता है, ठीक है। मतलब आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए कुल मिला करके, ठीक है। इक्वलिटी के ट्रीटमेंट से भी जो है सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो इस मॉडल में सेटिस्फैक्शन कब आता है, हाउ फेयरली एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज वर्क। आप जहाँ काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ पर आपको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कितना फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, वो भी आपको सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाता है। डिस्पोजिशनल और जेनेटिक कंपोनेंट, तो इसमें क्या होता है कि आपका पर्सनल ट्रेट, पर्सनल जो आपके खुद के गुण हैं और जेनेटिक फैक्टर, ये दोनों मिल करके आपके सेटिस्फैक्शन को डिसाइड करते हैं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन एक्सप्लेन करते समय इंडिविजुअल जो है उसके स्टेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना तरीका होता है। कोई 100 रुपये कमा करके भी खुश है और कोई 10 लाख कमा करके भी नहीं खुश है, ये वाली बात हो गई, ओके। उसका अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये हो रही है बात, determinants of job satisfaction. While analyzing the various determinants of job satisfaction, we have to keep in mind that all individuals do not drive the same degree of satisfaction, though they perform the same job in same environment at the same time. तो जब आप जो है जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाए उसके बारे में बात कर रहे हूँ, तो आपको दिमाग में रखना होता है कि सभी के सभी इंडिविजुअल सेम लेवल का, सेम डिग्री का सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हैं, जबकि वो सेम जॉब कर रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट में जॉब कर रहे हैं और सेम टाइम पर वही काम कर रहे हैं, ओके। एक ऑफिस में 3
एक ब्रांच में 3 ऑफिसर हैं, 3 के तीनों उसी इन्वायरमेंट में उसी जगह पर उसी समय पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग अलग होती है। ओके, देयरफॉर इट अपीयर्स दैट बिसाइड्स द नेचर ऑफ जॉब इन्वायरमेंट देयर आर सर्टन फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई देखो, जॉब का नेचर और जॉब का इन्वायरमेंट तो जरूरी होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और सर्टेन फैक्टर हैं जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कौन कौन से फैक्टर हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करते हैं। सुपरविजन, पहला फैक्टर है सुपरविजन। अगर बहुत ज़्यादा नज़र रखोगे तो आदमी को खराब लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता, वो डिमोटिवेटेड फील करता है। हर मिनट में सोचिए, मतलब कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोग कि जैसे अगर कोई कहीं कुछ लिखने जा रहे हैं और 20 लोग आपको देखने लगे केवल, तो आप घबराने लगते हैं, है ना, ये वही चीज़ है। तो सुपरविजन एक हद तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं अच्छा है। द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज अ फोकल पॉइंट ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन में सुपरवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉय डिजायर दैट ही शुड अलाउ फ्रीडम एट वर्क प्लेस। ठीक है, ही शुड बी अलाउड फ्रीडम, यानी कि एम्प्लॉय चाहता है कि उसको आज़ादी मिलनी चाहिए वर्क प्लेस पर, वो अपने हिसाब से काम कर सके। मतलब इंपेरिकल स्टडी यानी कि ऐतिहासिक स्टडी ये बताती हैं कि क्लोज सुपरविजन ब्रीड डिससेटिस्फैक्शन अमंग वर्कफोर्स। तो अगर ज़्यादा आप जो है ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं, ज़्यादा तगड़ा सुपरविजन करेंगे तो उससे डिससेटिस्फैक्शन फैलने लगता है, आदमी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। मैंने बताया नहीं कि हर मिनट कोई भी काम करो, अगर जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी जब आप चला रहे होते हैं, अगर कोई हर बार टोकता रहे, लेफ्ट लो, राइट लो, ब्रेक मारो, एक्सीलेटर लो, उधर से चलो, इधर चलो, तो आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब होने लगता है और परफॉर्मेंस घटती है, और कई बार इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हेंस सुपरवाइजर शुड अलाउ सफिशिएंट फ्रीडम एट वर्क एंड द सुपरविजन शुड बी इन अ वे ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय बट नॉट टू हाईलाइट हिज आर हर मिस्टेक। तो सुपरवाइजर को चाहिए कि वो सफिशिएंट फ्रीडम वर्क पे दें अपने जो जूनियर्स हैं उनको, और अगर मतलब जो है सुपरविजन करना भी है तो करिए, लेकिन वो मोटिवेशन करने के लिए करिए, ना कि उनकी गलतियों को जो है जाहिर करने के लिए, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को बताने के लिए आपको नहीं करना होता है। दूसरा है जो आपका डिटरमाइन करता है सेटिस्फैक्शन, वेल निट कोवर्कर्स। अच्छी तरीके से, निट मतलब होता है फ्रेंड जो है बुनाई, है ना, जैसे जो वो स्वेटर बनाया जाता है ना, तो जो आप काम करते हैं उसे निटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वेल निट को वर्कर मतलब जो आपस में अच्छी तरीके से जुड़े हुए अगर वर्कर हैं तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। वेरियस स्टडीज है ट्रेस्ड दिस फैक्टर एज फैक्टर ऑफ इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस। तो ये मध्यम क्रम का इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वन एसोसिएट्स विद अदर हैड फ्रिक्वेंटली बीन मोटिवेटेड एज द फैक्टर इन जॉब सेटिस्फैक्शन। तो अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एसोसिएटेड है तो वो ज़्यादा जॉब में सेटिस्फाइड रहता है। सर्टनली दिस सीम्स रीजनेबल, और ये इसके पीछे वजह भी है क्योंकि हम जो है फ्रेंड के पास ही रहना चाहते हैं, हम अपने मित्रों के साथ ही रहना चाहते हैं। ह्यूमन जो है एक सोशल प्राणी है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उस हिसाब से हम अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए अगर हम अपने दोस्तों के साथ मिल करके काम करेंगे तो मोटिवेटेड भी रहेंगे और जॉब सेटिस्फाइड भी रहेंगे। द वर्कर्स ड्राइव सेटिस्फैक्शन व्हेन द को वर्कर्स आर हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। जो वर्कर्स हैं वो सेटिस्फैक्शन तब पाते हैं जब उनके जो है जो को वर्कर हैं, साथ में काम करने वाले हैं, वो हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं और कोऑपरेटिव हैं। ठीक है, जब आप किसी ब्रांच में जाते हैं और आप दो दोस्त अच्छे बन जाते हैं, जब आप दोनों दोस्त अच्छे बन जाते हैं तो वही ब्रांच जो है अच्छी लगने लगती है। काम तब भी उतना ही था, काम अब भी उतना ही है, लेकिन अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से एंजॉय बढ़ जाता है, सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। कंपनसेशन और पे की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, कंपनसेशन अच्छा होगा तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। स्टडीज हैज आल्सो शोड दैट द मोस्ट ऑफ द वर्कर्स फेल्ट सेटिस्फाइड व्हेन दे आर पेड मोर एडिक्वेटली टू द वर्क परफॉर्म्ड बाई देम। मतलब जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है उसके लिए पर्याप्त अगर सैलरी मिलती है तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू ऑफ पे वुड प्रॉब्ली चेंजिंग फैक्टर फॉर इन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो पे जो है कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दोनों के लिए जिम्मेदार है। अच्छी पे मिलेगी तो सेटिस्फाइड, नहीं तो डिससेटिस्फाइड। हाउएवर इन बैंक वेयर द बेसिक नीड्स लाइक कंपनसेशन इज एडिक्वेटली टेकन केयर ऑफ। ये बोल रहे हैं कि बाइप्राइटेड सेटलमेंट से पर्याप्त आपको सैलरी दी जाती है बैंकों में। तो ऐसे में मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, मतलब हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के हिसाब से एम्प्लॉइज सीक टू अटेन हायर नीड लाइक रिकॉग्निशन, स्टेटस, वर्किंग कंडीशन। तो मतलब कहने का इनका यह है कि बैंकों में चूंकि कंपनसेशन पर्याप्त मिलता है, आपको सैलरी ठीक ठाक मिलती है, इसलिए अब सैलरी मुद्दा नहीं होता है, आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, आपको जो है मतलब 4 लोग पहचाने, सम्मान दिया जाए आपको, आपका स्टेटस रहे, वर्किंग कंडीशन, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब चलती रहे आपकी ब्रांच की ये सारी चीज़ें
ज़रूरी हो जाती हैं अब आपके लिए, ठीक है। एजुकेशन, अब देखो स्टडी ये कहती है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। स्टडी रिवील करती है कि वेरियस वर्कर के बीच में मोस्ट ऑफ द वर्कर हु आर लो एजुकेटेड शोड हायर सेटिस्फैक्शन लेवल। जो कम एजुकेटेड हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड वर्कर जो होते हैं उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल कम होता है। लेकिन बैंक के कॉन्टेक्स्ट में इसको जो है प्रूव नहीं किया गया है, इंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक में सब पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़े लिखे वाला ये तो किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में हो सकता है, ठीक है, बैंक में नहीं पॉसिबल है। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है। द रिजल्ट ऑफ वेरियस स्टडीज शोज दैट वर्किंग कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। वर्किंग कंडीशन किस परिस्थिति में आप काम करें वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड प्लीजेंट सराउंडिंग हेल्प टू इनहेंस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट हो और सराउंडिंग अच्छी रहे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और आप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। सोचिए आप ब्रांच में जाते हैं और ठंडी का समय है, 8 डिग्री टेम्परेचर है, आप वहाँ पर ना ब्लोअर है ना कुछ इंतज़ाम है, तो बैठ करके ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, काम कब करेंगे, प्रोडक्टिविटी कब आएगी, राइट। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। इसीलिए वर्किंग कंडीशन, वर्क एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है। आपको ऐसे ब्रांच ना दी जाए, बोला जाए कि जो है ये मैदान में बैठो 4 कंप्यूटर लेकर के चलो ब्रांच चलाओ, चल जाएगी? नहीं चल पाएगी भाई, क्योंकि हमें भी वर्क इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए होगा, ठीक है। जो नीड है वो नीड है, ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ओके। तो ये हो गई बातें कि जॉब सेटिस्फैक्शन के किन चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है। तो उसमें हमने देखा कि जॉब डिटर्मिनेंट के बारे में आप बात करेंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन के डिटर्मिनेंट के बारे में, तो ध्यान रखें कि हर एक इंडिविजुअल जो है सेम डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं पाता है। भले ही वो सेम जॉब कर रहा हो, सेम इन्वायरमेंट में कर रहा हो और सेम टाइम पे काम कर रहा हो, उसके बावजूद भी अलग अलग लोगों का अलग अलग सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ जॉब हो गई और जॉब का इन्वायरमेंट तो होता ही होता है, उसके अलावा भी कोई ना कोई और फैक्टर हैं जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला फैक्टर हमने देखा सुपरविजन का। तो सुपरवाइजर का रोल होता है, सुपरवाइजर के रोल से ही एटीट्यूड डेवलप होता है आपके जूनियर का, ठीक है। लेकिन अगर जो है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे जनरली फ्रीडम चाहिए होती है, हरदम जो है कोई सर पे बैठा रहे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और ऐतिहासिक स्टडी जो बताती है कि क्लोज सुपरविजन, अगर आप बहुत ज़्यादा सुपरविजन करने लगते हैं तो उससे डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ठीक है। सुपरवाइजर को चाहिए कि वो अपने वर्कर को पर्याप्त जो है फ्रीडम दे, ठीक है, और ताकि उसके जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेटेड फील करें। लेकिन जो है अगर आप उनका सुपरविजन भी करना चाहते हैं तो सुपरवाइज करिए, लेकिन उनको मोटिवेट करने के लिए करिए, ना कि उनकी कमियों को बताने के लिए आप ऐसा करें, ठीक है। वेल नीट कोवर्कर्स के केस में क्या होता है, मतलब अगर वर्कर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हम जो है अपने दोस्तों के पास ही रहना चाहते हैं। ऐसे में अगर हमारे कोवर्कर हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं, तो हम अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, हम ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। कंपनसेशन और पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हमें जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त हमें पेमेंट मिलती है तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हमें पर्याप्त पेमेंट मिलेगी तो हम सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए और डिससेटिस्फैक्शन के लिए कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर में पे जरूर आ जाता है, ठीक है। लेकिन बैंक के केस में अगर देखा जाए तो पर्याप्त पेमेंट आपको बाय सेटलमेंट के थ्रू मिलती है। तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के हिसाब से आप अदर नीड, ऊपर वाली नीड की तरफ, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो गई है, आप अब जो है वहाँ चले जाते हैं, सेल्फ स्टीम की तरफ चले जाते हैं, रिकग्निशन, स्टेटस और वर्किंग कंडीशन वगैरह पर बात करने लगते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो स्टडी कहती है कि जो वर्कर्स होते हैं अगर कम पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, अगर पढ़े लिखे होते हैं तो कम सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन बैंक के केस में ये बात सही नहीं है। वर्किंग कंडीशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं कि वर्किंग कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। हम जिस एटमॉस्फेयर में काम करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, प्लीजेंट अगर सराउंडिंग है तो हमें जॉब का सेटिस्फैक्शन मिलता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब बात करेंगे रिलेवेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन इन बैंक। जॉब सेटिस्फैक्शन का बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, जॉब सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली इन रिलेशन विद द मोटिवेशन। जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन से जुड़ी हुई है। मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक इज मोर अकिन टू फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बैंक में तो सोशल नीड को पूरा करना, ठीक है। रिकग्निशन मिलना चाहिए आपको, स्टेटस मिलना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस बनना चाहिए,
फ्रीडम एट वर्क होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं मौजूद तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? सोशल नीड आपकी पूरी हो रही है। पहली नीड क्या होती है? मैस्लो हायरार्की नीड में पहली नीड होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। फिर हमारी सिक्योरिटी की नीड होती है, फिर सोशल नीड आती है। तो यहाँ सोशल नीड पर आप फोकस करते हैं। सोशल नीड आपको मतलब जो है मोटिवेट करती है। अब सोशल नीड क्यों मोटिवेट करती है? एज द बेसिक नीड लाइक सैलरी आर सफिशिएंट टेकन केयर बाई पीरियडिकल वेज रिवीजन अकॉर्डेंस, है ना, टू प्रोवाइड देम रिस्पेक्टेबल कंपनसेशन। तो ये बोल रहे हैं कि बेसिक नीड हमारी जो सैलरी वैलरी की नीड है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है बैंक में, क्योंकि जो है आपका बराबर समय समय पर बायपर्टेट सेटलमेंट के थ्रू आपको रिस्पेक्टेबल कंपनसेशन या सैलरी मिलती रहती है। तो उस पर हम नहीं फोकस करते, हमारा फोकस सोशल नीड पर होता है। मोटिवेशन के लिए सैलरी हमारे लिए फैक्टर नहीं है, हमारे लिए मोटिवेशन का फैक्टर है कि हमें रिकग्निशन मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशन हो, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, जो कि सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है मौके पर, फ्रीडम एट वर्क मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री देयर हैज़ बीन अ यूनिफॉर्म वेज सैलरी, है ना, बैंक में सैलरी सबकी सेम होती है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस और ज्वाइनिंग का टाइमिंग वगैरह सेम है तो सेम सैलरी आपको मिलती है। द ओनली डिफरेंशियल फैक्टर which make the employee feel satisfied are better working environment, freedom at work, recognition and status। तो जब सैलरी सबकी सेम है तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन कहाँ से आ सकता है? आपको जॉब सेटिस्फैक्शन जो है अच्छा वर्किंग कंडीशन हो, ब्रांच जिस ब्रांच में गए हैं नई ब्रांच है, बढ़िया इन्वायरमेंट है, हर जगह एसी लगा हुआ है, आपको अच्छा लगता है। फ्रीडम एट वर्क, आपको आज़ादी है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आपको रिकग्निशन मिलती है, आपको अप्रिसिएट किया जाता है, आपका स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं। All these factors are possible if and when the banks evolve proactive strategy and create positive vibe among the workforce through proper employee engagement plans, stimulating career tracks, proper employee wellness plans or program, stimulating रिवार्ड पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी तो मुद्दा ही नहीं रहा बैंक में, तो मुद्दा क्या है? हमारी सोशल नीड मुद्दा है। हमें रिकग्निशन चाहिए, हमें जो है रिस्पेक्ट चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी? जब बैंक जो है आगे बढ़े और ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिसमें जो है एम्प्लॉय को प्रॉपर इंगेजमेंट प्लान, एम्प्लॉय को इंगेज रखा जाए, उसके बाद में उनको अच्छे कैरियर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, एम्प्लॉय की वेलनेस के लिए प्रोग्राम चलाए जाएँ। ठीक है, उसके बाद में रिवार्ड पॉलिसीज़ वगैरह चलाई जाए जिसमें आपको रिवार्ड वगैरह दिया जाए, कंपनसेशन वगैरह दिया जाए। ये सारी चीज़ें अगर की जाती हैं बैंक के द्वारा तो आप जो है सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय हु इज अनहैप्पी विद हिज जॉब स्टार्ट टू स्प्रेड हिज डिससेटिस्फैक्शन थ्रू द रेस्ट ऑफ स्टाफ, इट कैन बी अ ड्रॉप इन एम्प्लॉय मोरल। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई आपका एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो अपना डिससेटिस्फैक्शन दूसरे वर्कर्स के साथ में, दूसरे स्टाफ मेंबर के साथ फैलाना शुरू कर देता है। वही जो मैंने कहा बुराई वाली बात, बुराई करना शुरू कर देगा। इससे क्या होता है? ओवरऑल सभी एम्प्लॉय के मोरल को डाउननेस मिलती है, नीचे आ जाता है। एम्प्लॉयज़ हु आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम विद द स्टाफ मोरल। अगर जॉब के साथ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय हैं तो वो एम्प्लॉय के मोरल में कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन अगर जो है डिससेटिस्फाइड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो पक्का जो है डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देता है। हेंस बैंक शुड endeavor to instill proper moral among the employees so as to ensure that job satisfaction level will be high and productive। तो बैंकों को मेहनत करनी है किस चीज़ की? कि जो उनके एम्प्लॉय हैं उनका मोरल हाई रहना चाहिए, ताकि जो है उनका जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल हाई रहे और वो प्रोडक्टिव रहें। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल और अच्छा रहेगा, मोरल आपका अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए बैंकों को मेहनत करनी चाहिए कि वो एम्प्लॉय का जो मोरल है उसको अच्छा बना करके रखें, जिससे कि उनका जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे। हाई प्रोडक्टिविटी का क्या फ़ायदा होता है? हाई प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा ये है, हाई प्रोडक्टिविटी इज अ रिजल्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस। अगर अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। एंड एम्प्लॉय हु एक्सपीरियंस जॉब सेटिस्फैक्शन जनरली आर प्रोडक्टिव। जो जॉब सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बिकॉज दे डिवोट नेसेसरी टाइम एंड एनर्जी टू कंप्लीट देयर असाइंड जॉब ड्यूटी। जो भी उनकी जॉब ड्यूटी आपने असाइन की है उसको वो डिवोट करते हैं, अपना समय देते हैं। ठीक है, तो अगर अपना एनर्जी और समय देंगे तो प्रोडक्टिव रहेंगे, और अगर प्रोडक्टिव रहेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एज द बैंक आर फंक्शनिंग अंडर सर्विस सेक्टर, चूँकि हम सर्विस सेक्टर में आते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, हम सर्विस सेक्टर हैं। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग इट्स वर्कर इज पैरामाउंट फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो ऐसे में
क्या होगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन हमारे एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर हम खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं तो ब्रांच में कस्टमर के साथ में लड़ाई ही करेंगे। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशनल की सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इज़ ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमने बात कर ली फ्रेंड्स किसके बारे में कि जॉब सेटिस्फैक्शन का बैंक में क्या रिलेवेंस है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है मोटिवेशन से, ठीक है। मोटिवेशन जो है अगर बैंक के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो ये एम्प्लॉय के लिए कहीं ना कहीं सोशल नीड फुलफिल करने की बात होती है। क्यों? क्योंकि बेसिक नीड जो है वो हमारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी, सैलरी वगैरह सफिशिएंट होती है, एज पर बाय प्रोटेस्ट सेटलमेंट हमको रिस्पेक्टेबल कंपनसेशन सैलरी मिलती रहती है। तो ऐसे में हम ज़्यादा जोर सैलरी पर ना दे करके हम देते हैं कि हमें पहचान मिलनी चाहिए, हमारा स्टेटस होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, फ्रीडम एट वर्क होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए जहाँ पर वेज और सैलरी जो है सबकी सेम होती है, जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर सबकी सेम होती है। तो ऐसे में एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन की बात अगर की जाए तो वो किससे डिसाइड होगी? सैलरी से नहीं, बल्कि अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट में, फ्रीडम एट वर्क से, रिकग्निशन से और स्टेटस से, इन सब चीज़ों से सेटिस्फैक्शन आता है। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब बैंक आगे बढ़े अपने एम्प्लॉय के वेलनेस के लिए, एम्प्लॉय के एंगेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय के रिवार्ड के लिए पॉलिसीज वगैरह लेकर के आता है। अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय है तो वो क्या करता है? डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देता है और वो सभी एम्प्लॉय के मोरल को डाउन करता है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो मोरल पर कोई प्रभाव नहीं डालता। देखो जैसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर में एक जगह कहा था कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत ही आपको जो है फीडबैक आता है कि आपने गलत कर दिया, लेकिन अगर आपसे कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो उसके लिए फीडबैक कभी नहीं आता है, हो सकता है बहुत दिन बाद आए, वहाँ डिसीजन चल रहे होते हैं, ठीक है। टीम इंडिया हार गई, सब ने जो है थू थू कर दी। ये जीत जाए तो सब अप्रिशिएट करें, जरूरी नहीं है यार, ठीक है जीतते ही रहते हैं, बात खत्म हो गई, ये वाली बात हो गई। ओके, तो बैंक जो है, बैंकों को क्या कोशिश करनी होती है कि वो एम्प्लॉय का मोरल जो है हमेशा हाई रखें, ताकि वो जो है सेटिस्फैक्शन रखे उनका और हाई लेवल और प्रोडक्टिव रहे, ठीक है। मतलब हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी दे सकें, इसके लिए मोरल हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तभी वो प्रोडक्टिव रहेगा। हाई प्रोडक्टिविटी जो है हाई प्रोडक्टिविटी हाई परफॉर्मेंस की वजह से होती है। हाई परफॉर्मेंस रहेगी तभी हाई प्रोडक्टिविटी देंगे, और जो एम्प्लॉय ज़्यादा जॉब में सेटिस्फाइड होते हैं वही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा वो अपना नेसेसरी टाइम और एनर्जी जो है उस काम को करने के लिए देता है। और ख़ास करके चूँकि हम सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, हम लोग किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ऐसे में जो है जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम जॉब सेटिस्फाइड रहेंगे तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पाएगी। अगर हम खुद फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो वहाँ पर कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर ये राम कहानी पूरी ख़त्म होती है। हमने जो है चैप्टर नंबर 12 पूरा कवर कर दिया। अगर कुछ रह गया है तो आप चाहें बुक से देख लीजिए, बेसिकली बहुत नॉमिनल चीज़ें बची हुई हैं। क्योंकि क्या है ना कि सी मॉड्यूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो आप फ्रेंड्स मान कर चलिएगा सी मॉड्यूल से आपको हो सकता है कि 35 से 40% तक क्वेश्चन मिल जाएं। इसके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए सी मॉड्यूल पहले कवर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनसे पूछे जाएंगे, आपका जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, इन सबसे क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे आपको, इसीलिए ये सबसे पहले मैंने कवर किया, ठीक है फ्रेंड। तो होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।